भारत में पिछले कुछ सालों में प्रगति की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन इसके पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में उन्नति की है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह उन्नति हमारे पर्यावरण और आदिवासी समुदाय की कीमत? कोयला खनन, प्रगति या विनाश का रास्ता? भारत में ऊर्जा की जरूरत दिन ब दिन बढ़ रही है। उद्योग चुका रहे हैं। क्या आपको पता है, सिर्फ 235 मिलियन टन वाल आपको परेशान नहीं करता? जमीन का नुकसान, हजारों हेक्टेयर जमीन खनन के लिए खोदी जा रही है। आदिवासियों के खेत, घर और संस्कृति सब कुछ खतरे में है। स्वास्थ्य पर असर, कोयला जलाने से निकलने वाला प्रदूषण फेफड़ों की बीमारियां, अस्थमा और कैंसर जैसी समस्याएं ला रहा है। आजीविका का अंत, जिन लोगों की जिंदगी जंगल और खेती पर टिकी है, उनके पास अब कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, जो भरूच के स्थानीय निवासी और कार्यकर्ता हैं, कहते हैं, हमारी सरकार प्रगति की बात करती है, लेकिन यह प्रगति सिर्फ कुछ बड़े लोगों के लिए है। आदिवासियों का विनाश हो रहा है और इसके साथ ही हमारा पर्यावरण भी खत्म हो रहा है। क्या यही है हमारा विकास? सोलर और पवन ऊर्जा, क्यों नहीं ये रास्ता? जब दुनिया के कई देश जैसे जर्मनी, डेनमार्क और चीन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भारत क्यों पुराने रास्ते पर चल रहा है? आइए तुलना करें कि 4,500 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल अगर कोयला खनन की बजाय सोलर पैनल या पवन ऊर्जा के लिए किया जाए तो क्या होगा। सोलर पैनल की ताकत, गुजरात में सूरज की रोशनी भरपूर है। अगर उतनी ही कच्छ के रेगिस्तान की बंजर जमीन यानी 4,500 हेक्टेयर जमीन पर सोलर पैनल लगाए जाए तो 30 साल में यह 4,63,600 GWH बिजली दे सकता है, लिग्नाइट से 2 गुना। फायदा, कोई प्रदूषण नहीं, जमीन को नुकसान नहीं और स्थानीय लोगों को सोलर फार्म में नौकरी मिल सकती है। उदाहरण, गुजरात का चारण का सोलर पार्क पहले ही दुनिया में मशहूर है, फिर क्यों नहीं इसे और बढ़ाया जाए? पवन ऊर्जा, हवा का जादू। पवन चक्कियां, वाइंड टर्बाइन्स, बहुत कम जमीन लेती हैं। एक चक्की को बस कुछ 100 वर्ग मीटर चाहिए और इसके नीचे की जमीन खेती के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर 4,400 हेक्टेयर में 200 से 300 पवन चक्कियां लगे तो 30 साल में 1,20,000 से 1,80,000 GWH बिजली मिल सकती है। फायदा, रात में भी बिजली बनती है, जमीन बेकार नहीं होती और लोगों की खेती चलती रहती है। उदाहरण, कच्छ में पवन ऊर्जा पहले से ही सफल है और कुछ नेताओं का गठजोड़ हो। कोयला खनन से शायद मुनाफा होता हो, लेकिन यह मुनाफा किसके खाते में जा रहा है? माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, खनन के ठेके अक्सर बड़ी कंपनियों को दिए जाते हैं, जिनके पास पैसा और राजनीतिक रसूख होता है। पर्यावरण नियमों की अनदेखी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का पालन कई बार सिर्फ कागजों पर होता है। आदिवासियों की सहमति लिए बिना उनकी जमीन छीनी जा रही है। आर्थिक खेल, कोयला सस्ता लगता है, लेकिन इसका पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर इतना बड़ा है कि असल में यह सबसे महंगा पड़ता है। क्या यह सब सुनियोजित है? जब दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) की बात कर रही है, तो भारत क्यों कोयले की आग में जल रहा है? यह सवाल आपको रातों की नींद उड़ा सकता है। कानून और नियम, क्या ये सिर्फ दिखावा है? भारत में पर्यावरण और आदिवासी हितों की रक्षा के लिए कई कानून हैं, लेकिन इनका पालन कितना हो रहा है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यह पर्यावरण को बचाने के लिए है, लेकिन खनन परियोजनाओं को आसानी से मंजूरी मिल जाती है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, यह आदिवासियों को उनकी जमीन पर अधिकार देता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनकी सहमति को नजरअंदाज किया जाता है।
माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 यह खनन को नियंत्रित करता है, लेकिन पर्यावरण और स्थानीय लोगों की कीमत पर। सवाल यह है, जब कानून मौजूद है, तो फिर आदिवासियों की आवाज क्यों दबाई जा रही है? क्या यह सब इसलिए क्योंकि उनकी आवाज में वोट बैंक की ताकत नहीं है? वैश्विक दृष्टिकोण, दुनिया कहाँ जा रही है? दुनिया के कई देशों ने समझ लिया है कि कोयला भविष्य नहीं है। जर्मनी कोयला बंद करने की योजना और सोलर वन ऊर्जा पर भारी निवेश। डेनमार्क 50% से ज्यादा बिजली पवन ऊर्जा से आती है। चीन भले ही कोयला इस्तेमाल करता हो, लेकिन सोलर और पवन ऊर्जा में भी अग्रणी है। जब ये देश पर्यावरण को प्राथमिकता दे सकते हैं, तो भारत क्यों पीछे रह रहा है? क्या हमारी सरकार को नहीं पता कि डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।